कहते हैं कि मंजिलों की खबर खुदा जाने, सफ़र इश्क है फ़कीरों का। सफलता के इसी सफ़र में प्रयासों की एक कड़ी और जोड़ते हैं। जय हिंद बच्चों, मैं आरपी सर फिजिक्स फैकल्टी इन एमकेसी फैमिली आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एनडीए का मॉडल पेपर, जिसमें दिए गए हैं फिजिक्स के 25 सवाल। यदि आने वाले एग्जाम में आप अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को एक बार हल जरूर करें। तो देखते हैं बच्चों, हमारा पहला सवाल है हमारा प्रतिशत त्रुटि की इकाई है। तो प्रतिशत त्रुटि की इकाई क्या होती है? प्रतिशत त्रुटि क्या होता है भाई? कोई भी क्वांटिटी है उसका प्रतिशत त्रुटि लिखते हैं तो डेल्टा ए अपान में ए इंटू 100। तो ये क्या है? ऊपर जो डायमेंशन आएगी नीचे भी वही आएगी, मतलब यूनिट से यूनिट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये तो परसेंटेज है, तो ये क्या है? यूनिट लेस क्वांटिटी है। प्रतिशत त्रुटि क्या है? यूनिट लेस क्वांटिटी है। मान लो यहाँ पे मीटर दिया गया है तो नीचे भी क्या आ जाएगा? मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा। ये क्या है? एक फ्रैक्शन है, एक भाग दिखाता है कि कितने परसेंट, 100 में से कितना हिस्सा। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, दैट इज ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। फिर अगला सवाल है भाई, अगले सवाल में कह रहा है कि एक कण 10 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त में 5 सेकंड में घूमता है। तो 10 मीटर त्रिज्या का अर्धवृत्त है, ये हमारे पास सेमी सर्कल है और ये इसमें 5 सेकंड में जाता है। तो 5 सेकंड में घूमता है भाई, तो कह रहा है वी एवरेज निकालें। वी एवरेज मतलब औसत वेग, औसत वेग। तो औसत वेग बराबर कुल डिस्प्लेसमेंट अपान में टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? अगर 5 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस अपान में टाइम कितना दिया हुआ है? 5। रेडियस का मान दिया हुआ है 10 और अपान में कितना दिया हुआ? 5। 5 से ये 2 हो जाएगा और ये 2 2 जा कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। दैट इज कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर अगला सवाल है भाई क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक टेनिस की गेंद किसी ऊंचाई से गिरती है, पृथ्वी से टकराकर वापस लौटती है, तो इस प्रक्रिया में वेग तथा विस्थापन में कौन सी राशियों में परिवर्तन होता है? दिए रखा है कंसीडर द एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ टेनिस बॉल एज इट फॉल्स टू द ग्राउंड एंड बाउंसेज बैक, डायरेक्शन ऑफ विच ऑफ दीज चेंजेज इन दिस प्रोसेस। कह रहा है कि किसमें परिवर्तन होगा। तो भाई एक बात बताएं, वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी? अगर कोई चीज़ ऊपर से गिर रही है, कोई चीज़ ऊपर से गिर रही तो वेलोसिटी पहले इस डायरेक्शन में थी, और जब ये टकरा के वापस जाएगी तो वेलोसिटी किधर हो जाएगी? इसकी डायरेक्शन क्या हो रही? बदल रही है, तो इसका मान बदल रहा है। फिर क्या है? अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट पहले ये इधर हो रहा था, इधर डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव करेंगे तो जब बाउंस बैक करेगी तो इधर का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। विस्थापन भी। अगर त्वरण की बात करें तो त्वरण हमेशा क्या लगेगा? त्वरण तो हमेशा क्या लगेगा? जी नीचे ही लगेगा ना। जब ये नीचे आएगी तब भी नीचे ही लगेगा एक्सीलरेशन, और जब ये ऊपर जाने लगेगी तब भी जी कहाँ लगेगा? नीचे। तो त्वरण की दिशा नहीं परिवर्तित होगी। किसकी परिवर्तित होगी? विस्थापन तथा वेग की। तो विस्थापन और वेग, हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बी वाला ऑप्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। फिर अगला सवाल है भाई, और अगला सवाल ये है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है किसी प्रक्षेप का परास 15 डिग्री पर 1.5 किलोमीटर है, 45 डिग्री पर परास होगा। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल इज 1.5 किलोमीटर। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च्ड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो रेंज का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा भाई। रेंज का फार्मूला क्या होता है? आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान में जी। अब ये कह रहा है कि रेंज कब है? 1.5 है। कब? जब हम उसको कितने एंगल पे फेंक रहे हैं? 2 इंटू 15 डिग्री। जब 15 डिग्री पर फेंक रहे हैं तो कितना है? 15 डिग्री पे फेंक रहे हैं तो 1.5 है। तो यू स्क्वायर अपान में जी, और साइन 30 का मान कितना हो जाएगा? ये साइन 30 हो जाएगा और इसका मान कितना हो जाएगा? 1.1/2। तो ये 1.25 आ गया। यहाँ से यू स्क्वायर अपान जी का मान निकालोगे तो 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3। और अगर हमको निकालना है रेंज कब? जब हम ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पे फेंकें तो 2 इंटू 45 अपान में क्या आ जाएगा? जी। और यहाँ से आर बराबर आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर अपान में जी, क्योंकि साइन 90 का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये 2 इंटू 45 90 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। और यू स्क्वायर अपान जी का मान तो हम लोग यहाँ से जानते हैं ना, कितना है? 3 है। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा? 3 किलोमीटर। रेंज कितनी आ जाएगी? जब हम 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो रेंज कितनी आ जाएगी? 3 किलोमीटर। क्लियर है? तो भाई ये हमारा कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। कह रहा है लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम है तो लिफ्ट गति करती है। तो लिफ्ट का हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं। अगर कोई पर्सन लिफ्ट के अंदर है
तो अगर ये नियत वेग से चल रही, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही, तो उसको अपना अपेरेंट वेट जो होता है वो उसके एक्चुअल वेट के बराबर होता है। मतलब अगर कोई लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो चाहे एक समान वेग से नीचे आ रही हो, तो हमको जो हमारा भार है वही महसूस होगा। लेकिन मान लो लिफ्ट क्या हो रही है, लिफ्ट एक्सीलरेट हो रही है। लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रही होगी तो इस पर्सन का जो अपेरेंट वेट आता है वो m इंटू जी इफेक्टिव आता है नीचे की तरफ, और ये कितना आ जाता है mg प्लस a। अगर कोई लिफ्ट ऊपर की तरफ ए एक्सीलरेशन से जा रही है तो हमको अपना आभासी भार क्या होता है, ज़्यादा महसूस होता है। अगर कोई लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही हो, अगर यही लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही हो ए एक्सीलरेशन से, तो हमें जो अपना अपेरेंट वेट पता चलता है वो होता है एम जी इफेक्टिव, और अगर ये नीचे की तरफ जाती है तो ये क्या होता है एम जी माइनस ए। तो हमें अपना आभासी भार कम महसूस होगा जब लिफ्ट कहाँ जा रही होगी, नीचे की तरफ जा रही होगी, नीचे की तरफ एक निश्चित त्वरण से जा रही होगी। तो निश्चित त्वरण से नीचे की ओर मतलब डाउनवर्ड विथ एन एक्सीलरेशन, तभी हमको अपना भार क्या होगा, कम महसूस होगा। अगर वो ऊपर जा रही होगी एक्सीलरेशन से तो हमें अपना भार क्या ज़्यादा महसूस होगा। तो बी, इसका बी ऑप्शन क्या हो गया भाई, करेक्ट हो गया। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 5 kg और 10 kg के दो द्रव्यमान घिरनी से लटकाए गए हैं, निकाय का त्वरण ज्ञात कीजिए। भाई एक बात बताओ, जैसे ही इसको लीव करेंगे, मतलब इसको हम पकड़ के रखे हैं, जैसे ही हाथ हटाएंगे ये फ्रिक्शनलेस पुली है और ये 10 kg वाला नीचे आएगा और ये 5 kg वाला क्या होगा, ऊपर आएगा। मतलब ये एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है और ये एक्सीलरेशन से क्या है, नीचे आ रहा है, यही होगा। अच्छा, इसका हम अगर FBD बनाएं तो इस पे क्या लगेगा, 5 इंटू जी नीचे लगेगा, और टेंशन कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। टेंशन कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। इसमें देखेंगे तो हमें 10 जी नीचे लगेगा और टेंशन कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। बस इक्विलिब्रियम इक्वेशन बना ले। अगर ये ऊपर जा रहा है इसका मतलब क्या है, टेंशन ज़्यादा है और 5G का मान क्या है, कम है। तो ये मान लो 10 न्यूटन और ये क्या है 5 न्यूटन, तो 10 माइनस 5 नेट फोर्स। नेट फोर्स को बोलते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे T माइनस 5G और इसका मास कितना है 5 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। और उसके बाद ये वाला कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। इसका मतलब 10G ज़्यादा है, 10G ज़्यादा है और माइनस T क्या है, बराबर क्या आ जाएगा, नेट फोर्स दैट इज m इंटू ए, इसका मास 10 है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो 10G माइनस 5G बराबर क्या आ जाएगा, 15A आ जाएगा। क्या यहाँ से 5G बराबर क्या आ जाएगा, 15 इंटू ए। तो A बराबर क्या आ जाएगा भाई, A बराबर आ जाएगा 5/15G, और 5 से कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा G/3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, C वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख लो क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 0.5 किलोग्राम की गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 14 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, 8 मीटर की ऊंचाई प्राप्त करती है। तो गेंद के ऊपर जाते समय हवा द्वारा विरोधी बल द्वारा खर्च हुई ऊर्जा ज्ञात करना है। 0.5 kg ball is thrown vertically up with 14 meter per second velocity. It attains a height of 8 meter per. The energy dissipated by air drag acting on the ball during the ascent is. हाँ, तो अगर हम क्या कह रहे हैं, किसी बाल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से, 14 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ, और मास दिया है 0.5 और v दिया है 14 का स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ इंटू हाफ और इंटू 14 इंटू क्या 14। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 7। दैट इज 49 जूल की एनर्जी इसके पास थी। कब, जब हमने इसको ऊपर की तरफ फेंका था। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब अगर ये 8 मीटर की ऊंचाई तक जा रहा है, तो 8 मीटर की ऊंचाई तक जा रहा है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। और mgh बोले तो 0.5, g का मान कितना है, g का मान है 9.8, और ये कितना है, हाइट 8 है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 39.2 जूल, 39.2 जूल। अब यहाँ से अगर हम देखें कि अगर एनर्जी कंजर्व होती, मतलब हम ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं तो उसके पास 49 जूल की एनर्जी है, अब ये ऊपर जाता, जितनी पोटेंशियल, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी क्या होती, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसकी एनर्जी क्या हो गई है, ऊपर जाने के बाद कम हो गई है। तो ये एनर्जी कहाँ खर्च हुई है, ये एनर्जी रास्ते में खर्च हुई है। कितनी खर्च हुई है, जितना इसका डिफरेंस है,
मतलब यहाँ पे 49 थी, यहाँ पे केवल 39 बचा हुआ है, 39.8। इसका मतलब बाकी जो एनर्जी है वो रास्ते में विरोधी बल द्वारा कार्य करने में खर्च हो गई। तो कितनी एनर्जी खर्च हो गई भाई? तो जो हमारा डेल्टा ई है, एनर्जी में जो अंतर आ रहा है वो कितना है? 49 माइनस 39.2, दैट इज 9.8 जूल। दैट इज 9.8 जूल। तो ये हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, कह रहा है कि इंजन की शक्ति क्या होगी जो प्रति मिनट 18 किलो जूल ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। तो ये शक्ति को वाट में पूछा है। तो वाट क्या होता है? जूल पर सेकेंड। वाट का मतलब क्या होता है? वाट मतलब होता है जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। तो हमको इसको बदलना है जूल पर सेकेंड में। और जो इंजन की शक्ति दे रखा है, कह रहा है कि 18 किलो जूल, 18 किलो जूल और प्रति मिनट, 18 किलो जूल प्रति मिनट। तो अगर हम इसको बदल लें 18 गुणे 10 टू पावर कितना? 10 टू पावर 3। तो ये किस में आ जाएगा? जूल। और मिनट को अगर हम लिखें तो 1 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 60 सेकेंड। तो ये 6 से हो जाएगा, 6 त्रिक 18 और 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 300 जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड को हम क्या लिखते हैं? वाट। इसका मतलब ये कितना आ गया? 300 वाट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। पावर ऑफ इंजन विड बी 300 वाट। क्वेश्चन नंबर 9 है, और 9 में कह रहा है कि आनत तल के शिखर से एक खोखला एवं सिलेंडर एवं ठोस सिलेंडर विराम अवस्था से एक साथ छोड़े जाते हैं। कौन धरातल पर पहले पहुंचेगा? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको आनत तल से हम क्या कर रहे हैं? नीचे की तरफ रोलिंग मोशन करते हुए आ रहा है, तो इसके एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन होता है ए बराबर जी साइन थीटा अपान में 1 प्लस आई अपान में क्या? एम आर स्क्वायर। सब कुछ कांस्टेंट है, जी साइन थीटा वगैरह कांस्टेंट है, एम आर कांस्टेंट है। क्या बदल सकता है? आई। अगर हम ठोस सिलेंडर रखेंगे और खोखला सिलेंडर रखेंगे तो उनका आई क्या होगा? अलग अलग होगा। तो भाई आई किसके लिए बात कर रहे हैं? सॉलिड। हालो सिलेंडर का क्या होता है? आई एम आर स्क्वायर होता है। और सॉलिड सिलेंडर का क्या होता है? आई एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे देखो, जिसका आई ज़्यादा होगा, जिसका आई ज़्यादा होगा उसका एक्सीलरेशन कम होगा, और उसका एक्सीलरेशन कम होगा तो उसको टाइम लगेगा ज़्यादा। और जिसका आई कम होगा उसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, वह तेज़ी से आएगा, और तेज़ी से आएगा तो उसको टाइम लगेगा कम। इसका मतलब आई किसका कम है? सॉलिड वाले का। सॉलिड वाले का आई क्या है? कम है। ये कितना है? 0.5 एम आर स्क्वायर है। इसका मतलब सॉलिड वाला क्या होगा? ठोस सिलेंडर पहले पहुंचेगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। कह रहा है 4r तथा r त्रिज्या वाले कक्षाओं में क्रमशः p तथा q उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। यदि उपग्रह p का कक्षीय चाल 3v हो तो q की कक्षीय चाल। सैटेलाइट p एंड q ऑर्बिट्स अ प्लैनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट विद रेडियस 4r एंड r रिस्पेक्टिवली। स्पीड पूछ रखा है, ऑर्बिटल स्पीड का पूछा है। स्पीड ऑफ सैटेलाइट p एंड q गिवन है। तो देखो भाई, हमको दे रखा है ये p है और q है। ये क्या कर रहा है? p वाला 4r रेडियस पे लगा रहा है और q वाला किस पे कर रहा है? r रेडियस पे लगा रहा है। अच्छा, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी फार्मूला होता है अंडर रूट जी एम अपान में r, अंडर रूट जी एम अपान में r। यहाँ पे अगर हम v1 अपान v2 करें, v1 अपान v2 करें तो gm तो दोनों के लिए कांस्टेंट है। ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये आ जाएगा r2 अपान में r1। तो r2 अपान में r1 करेंगे तो r2 का मान दे रखा है, ये देखो r2 है, ये क्या है? r1 है। तो r2 का मान r है और इसका मान क्या है? 4r है। और ये क्या है? रूट के अंदर है, r से r कट गया। अब कह रहा है कि जो p का कक्षीय चाल 3 वेग है, मतलब v1 जो है 3v है, तो v2 हमको निकालना है। और यहाँ से 1/4 का निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा? ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? क्योंकि कक्षीय चाल पूछ रखा है तो ऊपर इसको देखें, फिर ये क्या आ जाएगा? v2 हमको निकालना है, तो v2 बराबर क्या आ जाएगा? v2 बराबर हमारा आ जाएगा 3 से 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा? 6v आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ गया? 6v आ गया। फिर हमारा अगला सवाल है भाई, मतलब हमको क्या करना है इसमें? कक्षीय चाल। तो कक्षीय चाल v ऑर्बिटल वेलोसिटी फार्मूला होता है अंडर रूट जी एम अपान में r। और देखें, अब ये यहाँ से देखने पता चल रहा है जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। तो हमने ये क्या किया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो v1 अपान v2 बराबर r2 अपान में r1 हो जाएगा। r2 का मान r दिया है, r1 का मान क्या दिया हुआ? 4r दिया है, रख दिया, r से r कट गया, ये 1/2 क्या होगा? बाहर आ गया। अब कह रहा है कि p का सैटेलाइट का स्पीड दे रखा है 3v, तो q का क्या होगा? q क्या होगा? उसका 6v हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर है 11। और 11 में कह रहा है कि एक भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है।
इससे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से पलायन करने के लिए इसके वेग को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तो फैक्ट है, इसको याद रखना पड़ता है हमको। 41.4%, जिनको नहीं आता वो बच्चे देख लें। ये क्या है कि अगर कोई ऑर्बिटल किसी कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उसके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, और अगर हम स्केप कराना चाहते हैं तो उसकी स्केप वेलोसिटी होगी, तभी वो क्या होगा, पलायन करेगा। मतलब हम उसके कक्षीय चाल को पलायन वेग के, कक्षीय वेग को पलायन वेग के बराबर बढ़ा दें तो क्या करेगा, स्केप कर जाएगा। तो ये कैसा हो सकता है भाई, हमें कितना बढ़ाना है, तो हमको परसेंटेज चेंज निकालना है। परसेंटेज चेंज क्या होता है, परसेंटेज चेंज होता है बाद में हमको बी करना है, इतना डिफरेंस है अपान में V0 इंटू क्या हो जाएगा 100। अच्छा बी क्या होता है, हम लोग जानते हैं कक्षीय चाल और पलायन चाल में संबंध, तो ये होता है √2 V0 और माइनस V0 अपान में क्या आ जाएगा V0 इंटू 100। यहाँ से ये क्या आ जाएगा, V0 कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा √2 - 1 और यहाँ पे V0 अपान में V0 इंटू क्या हो जाएगा 100। ये इससे कट गया, √2 का मान होता है 1.414 और -1 इंटू 100, -1 इंटू 100, तो यहाँ से आ जाएगा 0.414 इंटू 100, दैट इज 41.4%। 41.4%, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर अगला सवाल है भाई, क्वेश्चन नंबर 12, सिंपल सवाल है, सरफेस टेंशन का सवाल है। किसी कोशिका नली में एक द्रव निश्चित ऊंचाई तक चढ़ता है, यदि नली को 45 डिग्री तक 45 डिग्री तक झुका दिया जाए तो द्रव के स्तंभ की लंबाई, तो द्रव के स्तंभ की लंबाई क्या होगी भाई। ये देखो, अगर एक नली, ये एक केस नली है और इसमें लिक्विड क्या है, यहाँ तक लिक्विड भर रखा है, यहाँ तक लिक्विड भर रखा है और इसमें कैपिलरी राइज इतना है। अगर हम इसको 45 डिग्री ऐसे झुका देंगे तो भाई हमारा लिक्विड का लेवल तो सेम रहेगा, लेकिन इसकी लंबाई ये हो जाएगी, लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये वाली लंबाई तक लिक्विड आ जाएगा। इसका मतलब द्रव के स्तंभ की लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी। और इसका फार्मूला भी होता है कि जो L होता है वो H अपान में क्या आता है, साइन थीटा, H अपान में साइन थीटा। अगर यहाँ पे हम लोग क्या कर दें, H अपान में साइन 45 कर दें तो ये क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1 अपान में √2, 1 अपान में √2 ऊपर चला जाएगा, मतलब √2h। इसका मतलब अगर पहले h था तो बाद में कितना हो जाएगा, √2h। इसका मतलब उसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी। फिर अगला सवाल है भाई, तो ये तांबे की एक प्लेट है भाई, और तांबे की प्लेट में क्या है, एक छिद्र है, और तांबे की प्लेट में एक छिद्र है। अगर इसको गर्म करेंगे तो थर्मल एक्सपेंशन होगा, थर्मल एक्सपेंशन होगा तो इसकी आउटर ज्योमेट्री भी बढ़ेगी और इंटीरियर ज्योमेट्री भी बढ़ेगी। इसका मतलब ये इसका जो व्यास होगा वो क्या करेगा, व्यास क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका व्यास क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। फिर अगला सवाल है 13 नंबर, और 13 नंबर में कह रहा है कि कुकर में जो पदार्थ का उपयोग होता है उसके लिए निम्न में से कौन सा उचित गुण धर्म है। तो भाई कुकर से हम क्या चाहते हैं, कुकर से हम ये चाहते हैं खाना जल्दी पक जाए। उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए ये होना चाहिए कि वो जल्दी से गर्म हो। जल्दी से गर्म हो मतलब उसका टेम्परेचर जल्दी बढ़े, हम हीट कम दें और उसका टेम्परेचर क्या हो, ज़्यादा बढ़े। इसके लिए क्या होना चाहिए, इसकी स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। अगर ये ऊष्मा की मात्रा ज़्यादा होगी मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए हमको ऊष्मा ज़्यादा देनी पड़ेगी। ऊष्मा ज़्यादा देनी पड़ेगी मतलब हमारा ईंधन क्या होगा, ज़्यादा खर्च होगा। तो हम चाहते हैं कि उसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या हो, कम हो। कम होगा तो हम थोड़ी सी हीट देंगे और उसका टेम्परेचर क्या होगा, आसानी से बढ़ जाएगा। तो हम चाहते हैं उसकी स्पेसिफिक हीट क्या हो, कम हो। तो जो स्पेसिफिक हीट है उसको क्या होना पड़ेगा, स्पेसिफिक हीट लो होना चाहिए। दूसरा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब उसकी चालकता, कितना तेजी से वो हीट को क्या करे, कंडक्ट करे। जितना तेजी से हीट को कंडक्ट करेगा उतनी जल्दी क्या होगा, हमारा खाना पकेगा। इसका मतलब उसकी चालकता क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। चालकता क्या होनी चाहिए, हाई। तो क्या होगा, उच्च चालकता और निम्न विशिष्ट ऊष्मा, दैट इज हाई के एंड लो एस, हाई के एंड लो एस। हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। फिर हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 1 ग्राम गर्भ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड भाप में परिवर्तित करने के लिए। तो भाई ये देखो हमारे पास क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस है, और इसको हम क्या करेंगे, पहले हम इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या बनाएंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बनाएंगे। और वाटर बनाने के बाद फिर क्या होगा, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बनेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बनेगा। और फिर क्या बनेगा ये, फिर उसके बाद ये बनेगा स्टीम, भाप बनेगा।
तो इतनी प्रोसेस होगी। हमने मान लिया यहाँ पे हीट लगी Q1, यहाँ पे हीट लगी Q2 और यहाँ पे लगी क्या Q3। तो जो टोटल हीट होगा वो Q1 प्लस Q2 और प्लस क्या हो जाएगा Q3। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो केवल फेज आइस से क्या हो रहा है, वाटर मतलब बर्फ से पानी, उसकी अवस्था परिवर्तित हो रही। तो अवस्था परिवर्तित हो रही तो यहाँ पे लगेगा फार्मूला m इंटू एल। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे ms डेल्टा T। और यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से अवस्था परिवर्तित हो रही मतलब m इंटू एल। ये क्या है, ये है गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये होता है 1 इंटू 80 होता है और इसका मान क्या है 1 और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 और कितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 100 डिग्री और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 और ये क्या होता है 536 कैलोरी पर ग्राम। ये क्या है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सबको जोड़ोगे तो ये मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा 716 कैलोरी। दैट इज हमारा ए ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है एक रबर की गेंद में पानी भरा है जिसमें एक छेद है। इस सरल लोलक को के गोलक के रूप में प्रयोग करते हैं, तब सरल लोलक का आवर्तकाल। भाई ये देखो, ये हमारा एक सरल लोलक है मतलब जिसमें हमने क्या रखा है, एक गेंद है और इसमें क्या रखा है, पानी भर रखा है। और कह रहा है कि इसके नीचे हम क्या कर देते हैं, एक छिद्र कर देते हैं। छिद्र करेंगे तो पानी यहाँ से क्या होगा, बाहर निकलेगा। अच्छा टाइम पीरियड क्या होता है, आवर्तकाल, ये 2 पाई अंडर रूट क्या होता है एल अपान में जी। इसकी एल इफेक्टिव देखो, जैसे जैसे पानी नीचे गिरेगा, पानी मान लो ये यहाँ पे पूरा भरा हुआ है तो इसका एल इफेक्टिव कहाँ तक है, यहाँ तक है। एल इफेक्टिव का मान कहाँ तक है, यहाँ तक है। सेंटर से लेते हैं हम डिस्टेंस। जब पानी कम होगा तो धीरे धीरे इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, नीचे आएगा और एल इफेक्टिव का मान इंक्रीज होगा। एल इफेक्टिव का मान इंक्रीज होगा और एल इफेक्टिव का मान इंक्रीज होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो टाइम पीरियड मतलब आवर्तकाल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन धीरे धीरे ये पूरा पानी खाली हो जाएगा और पूरा पानी खाली हो जाएगा तो जो सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा था फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। इसका मतलब एल इफेक्टिव का मान फिर से कितना हो जाएगा, जितना पहले था। तो धीरे पहले उसका मान बढ़ रहा है फिर वो क्या होगा, घट रहा है। इसका मतलब आवर्तकाल पहले बढ़ेगा और फिर क्या होगा, घटेगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। तो अगला सवाल है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 16 और 16 में कह रहा है कि डेसिबल भौतिक राशि की इकाई है जिसका प्रयोग होता है। तो डेसिबल क्या होता है, साउंड की इंटेंसिटी मेजर करते हैं। साउंड की इंटेंसिटी, जैसे हम लोगों की नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है, नॉर्मल बातचीत होती है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है 60 डेसिबल या 70 डेसिबल के आसपास होती है। और जो फुसफुसाहट होती है, लोग क्या होते हैं गुपचुप में बात करते हैं, उसकी क्या होती है फ्रिक्वेंसी 50 से 60 डेसिबल के बीच में होती है। तो डेसिबल क्या होता है, साउंड की इंटेंसिटी मेजर करने का तरीका है। तो ये क्या है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ये क्या है, भौतिक राशि है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ साउंड। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 और 17 में कह रहा है एक खोखले गोली चालक द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। तो जो खोखला गोली चालक होता है उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये क्या होता है Q अपान में R स्क्वायर, Q अपान में R स्क्वायर। अब ये सरफेस के लिए इसका मान क्या होता है, R का मान सरफेस के लिए क्या होता है, मिनिमम होता है। अगर हम इसको सरफेस पे रख दें, अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं, सरफेस के लिए R का मान ये स्मॉल r बराबर क्या हो जाता है R। अब इसके बाद R का मान बढ़ेगा तो E का मान क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब सरफेस पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो गोले की सतह पर एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 और 18 में ये कह रहा है किसी चालक की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोनों 2 गुना कर दिए जाते हैं तो इसका प्रतिरोध। तो भाई हमसे रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, R बराबर रो एल अपान में कह रहा है लंबाई भी हमने 2 गुना कर दिया, लंबाई भी 2 गुना कर दिया, 2L कर दिया और क्षेत्रफल भी 2 गुना कर दिया। तो 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या आ गया रो एल अपान में R। मतलब ये क्या है, R डैश जो है R के ही बराबर है, मतलब उसका प्रतिरोध क्या होगा, अनचेंज रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 किसी हीटर की स्प्रिंग बनी होती है। तो जो हीटर की स्प्रिंग बनी होती है बच्चा वो किसकी होती है, नाइक्रोम की, क्योंकि नाइक्रोम का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इतनी हीट के साथ ये क्या करता है, विथ स्टैंड कर सकता है, मतलब इतनी ऊष्मा को ये क्या करता है, झेल सकता है जितनी हीटर में उत्पन्न होती है। तो नाइक्रोम का उपयोग करते हैं हम किस में, हीटर की स्प्रिंग बनाने में। फिर अगला सवाल है भाई क्वेश्चन नंबर 20 और 20 में कह रहा है कि यदि 10 बल्ब प्रत्येक 100 वाट के
प्रतिदिन 1 घंटा जलाए जाते हैं तो प्रत्येक दिन की कुल बिजली की खपत होगी। तो जो बिजली की खपत की यूनिट आती है वो 1 यूनिट क्या होता है, 1 किलोवाट आवर, मतलब 1 किलोवाट घंटा को हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। तो देखें भैया यहाँ पे टोटल जो यहाँ पे पावर है, यहाँ पे जो एनर्जी की खपत है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एनर्जी की जो खपत है कितना, 100 वाट के बल्ब हैं और 10 बल्ब हैं, तो टोटल ये कितना हो गया 1000 वाट। 1000 वाट मतलब इसको हम लोग लिख देते हैं 1 किलोवाट। 1 किलोवाट की एनर्जी मतलब बल्ब जल रहा है, कितनी देर तक जल रहा है, 1 घंटे तक जल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो एनर्जी की खपत है वो कितनी है, 1 किलोवाट आवर के बराबर है। 1 किलोवाट आवर को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। तो हमारी बिजली की खपत क्या होगी, 1 यूनिट। जो ये कॉमर्शियल यूनिट है बिजली की बिल मेजर करने के लिए, यूनिट का पैसा बता देते हैं 5 रुपये 6 रुपये, जितनी यूनिट खर्च हुई उतने मल्टीप्लाई कर दो, बिजली बिल आ जाता है। इसका मतलब क्या है, अगर 1 किलोवाट घंटे का मतलब होता है कि 1 किलोवाट पावर का कोई इंजन 1 घंटे तक चले, या 1 किलोवाट पावर की कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस 1 घंटे तक चलती है तो जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है उसको बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। तो यहाँ पे देखो 10 बल्ब हैं और 100 वाट है, तो 10 का मिला के कितना हो गया 1000 वाट, मतलब 1 किलोवाट। और 1 किलोवाट का बल्ब क्या हो रहा है, 1 घंटे तक जल रहा है, मतलब 1 किलोवाट आवर, दैट इज 1 यूनिट। ठीक है। फिर अगला सवाल है भाई 21 में क्या कह रहा है, 21 में कह रहा है कि एक प्रोटॉन और अल्फा कण को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक समान गति से प्रक्षेपित किया जाता है तो उनके पथों की त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो हम लोग जानते हैं R बराबर क्या होता है, mv अपान में qv। R बराबर क्या होता है, mv अपान में qv। तो ये कैसे आ जाएगा भाई, अगर हम प्रोटॉन के लिए बात करें तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है E और मास होता है m, और अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो 2e होता है और इसका मास होता है 2m। तो अगर R प्रोटॉन की बात करें तो हम इसको लिखेंगे mv अपान में e इंटू बी, और अगर R अल्फा के लिए बात करेंगे तो हम लिखेंगे 4m इंटू वी और अपान में 2e इंटू बी, और ये 2 से 2 कट जाएगा। और अगर हम रेशियो निकालना चाहें तो rp अपान में r अल्फा, rp अपान में r अल्फा बराबर ये क्या आ जाएगा, mv अपान में e इंटू बी डिवाइडेड बाई 2mv अपान में e इंटू बी। तो ये इससे ये कट जाएगा और बचेगा क्या, 1:2, दैट इज हमारा कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 22 में कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो आपतित तथा परावर्तित किरणों के बीच का कोण होगा। तो भाई एक बात बताओ, जब कोई चीज़ नॉर्मल इंसिडेंस होता है, मतलब ये हमारी दर्पण है, ये हमारा दर्पण है और दर्पण पे क्या हो रहा है, एक प्रकाश किरण ऐसे आ रही, तो जब लंबवत आती है तो ये जिस रास्ते पर आती है उसी रास्ते पे क्या होती है, लौट जाती है। तो आपतित किरण इधर है और परावर्तित किरण कहाँ है, इधर, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इसका मतलब कि इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और फिर इसके बाद अगला सवाल है, मतलब इंसिडेंट रे क्या है, इंसिडेंट रे इधर आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे ऊपर जा रही, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दैट्स वाई एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 180 डिग्री। और 23 में कह रहा है कि एक प्रकाश बल्ब को 60 डिग्री पर झुके 2 समतल दर्पणों के बीच में रखा गया है, प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो जो प्रतिबिंबों की संख्या होती है वो होती है m बराबर 360 अपान में थीटा माइनस 1। तो 360 तो यहाँ पे 360 और ये कितने 60 पे रखा गया है -1, तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 - 1 बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये हमारे प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। फिर हमारा अगला सवाल है और ये है क्वेश्चन नंबर 24, और ये प्रिज्म का सवाल है और कह रहा है न्यूनतम विचलन कोण। तो न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m बराबर होता है μ-1 इंटू क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये क्या है, म्यू का मान दे रखा है भाई, अपवर्तनांक का मान दे रखा 1.52 - 1 इंटू ए का मान कितना है 4.5 डिग्री। इसको 1 घटा देंगे तो ये 0.52 इंटू 4 क्या आ जाएगा 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.3 डिग्री के आसपास आ जाएगा। इसका मतलब न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या है, 2.3 डिग्री के आसपास। फिर अगला सवाल है बच्चा हमारा ये क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट सवाल है। कह रहा है एक व्यक्ति 40 सेंटीमीटर से अधिक दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, उसे किस शक्ति का लेंस प्रयोग करना चाहिए। तो भाई एक बात बताओ, हमारे पास होता है लेंस के लिए 1 - v माइनस 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है 1/f। अब कह रहा है
कि वो 40 सेंटीमीटर से दूर रखी वस्तु को देख ही नहीं पाता। तो कोई वस्तु जो अनंत पे रखी है उसका प्रतिबिंब हम कहाँ बना दें, 40 सेंटीमीटर पे, तो क्या होगा, वो उसको देख लेगा। तो भाई इधर देखें, कोई भी वस्तु, इसका प्रतिबिंब हमको कहाँ बनाना है, -40 पे। कोई वस्तु जो अनंत पे रखी हो, बराबर ही क्या आ जाएगा, 1/f। तो यहाँ से 1/f का मान क्या आ जाएगा, 1/f का मान आ जाएगा -1/40, दैट इज फोकस का मान आ जाएगा -40 सेंटीमीटर, फोकस का मान -40। अब हमको पावर पूछ रहा है, तो पावर बराबर होता है 100/f। तो यहाँ पे 100 और ये -40 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा -2.5। इसका मतलब हमको क्या, कॉनकेव अवतल लेंस यूज करना पड़ेगा। तो अवतल लेंस जिसकी पावर क्या होगी, -2.5 डायोप्टर। तो ठीक है बच्चा, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें।